हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आपका एक बार फिर से अनुष्का एकेडमी यूट्यूब लाइव चैनल पर। यस, आज सभी को वीडियो क्लियर आ रहा है, आवाज क्लियर आ रही है? ओके। यस दोस्तों, हमारी जो क्लास चल रही थी वो चल रही थी भौतिक प्रदेश की, और भौतिक प्रदेश के बारे में हम जान रहे थे। क्लियर? तो देखिए, अपना पॉइंट चल रहा था भौतिक प्रदेश। यहां से हम बात करेंगे दोस्तों भौतिक प्रदेश के बारे में। हमने जाना था कि भौतिक भूगोल के जनक कौन थे, और भौतिक प्रदेश शब्द किसने दिया था? पैसार्गे ने दिया था। भौतिक प्रदेश में हम क्या क्या पढ़ेंगे? किसी स्थल के पर्वत, पठार, मैदान, नदियां, घाटियां, इनका अध्ययन करना क्या कहलाता है? भौतिक प्रदेश कहलाता है। इसके बाद दोस्तों हमने बात की थी भौतिक प्रदेश में कि राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का सर्वप्रथम अध्ययन करने वाले थे प्रोफेसर बीसी मिश्रा, जिनकी पुस्तक थी राजस्थान का भूगोल। राजस्थान का भूगोल पुस्तक में प्रोफेसर बीसी मिश्रा ने राजस्थान को 7 भौतिक प्रदेशों में बांटा था। पश्चिमी शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, शुष्क प्रदेश, वो अरावली पर्वतीय प्रदेश, अर्ध शुष्क प्रदेश, चंबल बेहड़, नहरी सिंचित क्षेत्र और दक्षिण पूर्वी क्षेत्र, पूर्वी कृषि औद्योगिक क्षेत्र। 7 भौतिक प्रदेशों में बांटा था दोस्तों प्रोफेसर बीसी मिश्रा ने। अब इसके बाद जो भौतिक प्रदेशों का अध्ययन किया था एच.के. सेन, उसके बाद डॉक्टर रामलोचन 1971 में अध्ययन किया, जिन्होंने 12 लघु प्रदेश, 4 उप प्रदेशों में राजस्थान को बांटा था। दोस्तों, राजस्थान को हमने बात की थी कि राजस्थान को वर्तमान तापमान, वर्षा, ऋतु चक्रण, वर्तमान धरातलीय स्थिति को देखते हुए राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। हमने बात की थी पूर्वी मैदानी प्रदेश, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश और दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। हमने जाना कि पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश की उत्पत्ति के बारे में हम बात कर रहे थे। तो दोस्तों हम बात करते हैं, टॉपिक का नाम है अपना पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश। पहला भौतिक प्रदेश पढ़ रहे हैं हम, पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश। देखिए, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि हमें इसके अंदर क्या क्या पढ़ना होता है और कैसे प्रश्न हमें आते हैं एग्जामों में, उनके बारे में हम जानेंगे दोस्तों। पॉइंट है अपना यहाँ पर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश। पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश की उत्पत्ति जानेंगे, इसकी विशेषताएं जानेंगे, क्षेत्रफल जानेंगे, कहां पर फैला हुआ है ये जानेंगे। उसके बाद पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश को 2 भागों में बांटा गया दोस्तों, शुष्क और अर्ध शुष्क मरुस्थल में। इसके बाद हम शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश के बारे में बात करेंगे। शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश को यहाँ पर 2 भागों में बांटा गया है, बालुका स्तूप मुक्त, जहां मिट्टी के टीले नहीं है, और बालुका स्तूप युक्त प्रदेश। फिर दोस्तों अपने अर्ध शुष्क प्रदेश को बांटा गया 4 भागों में, और 4 भाग अपने कौन कौन से हैं? घग्गर बेसिन, शेखावाटी बेसिन, घग्गर बेसिन, शेखावाटी बेसिन एवं नागौरी उच्च भूमि बेसिन और लूनी बेसिन। क्लियर दोस्तों? अब हम पश्चिम मरुस्थल प्रदेश का
इस प्रकार पॉइंट टू पॉइंट क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। जैसे बालका स्तूप मुक्त प्रदेश में हमें क्या क्या विशेषताएं पढ़नी है, वाल्का स्तूप युक्त प्रदेश में हमें क्या क्या विशेषताएं पढ़नी है, अर्धशुष्क प्रदेश में हमें क्या क्या विशेषताएं पढ़नी है। क्लियर दोस्तों। यहां से हम बात करें पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश के, प्रैक्टिकली हम पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे। मैं ये चार्ट पूरा बनवाऊंगा जैसे ही पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश अपना समाप्त होगा। क्लियर, आगे चलते हैं। यहां से आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके नीचे पॉइंट हमें लिखेंगे जब हम पढ़ेंगे पूरा पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश, उसके बाद चार्ट के माध्यम से ही आप इन पॉइंटों को याद रख सकते हो। तो दोस्तों हम बात कर रहे थे पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश के बारे में। सबसे पहला पॉइंट हमने जाना था पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश की उत्पत्ति कैसे हुई। ये सारे पॉइंटों पर भी हम बात करेंगे। पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश की उत्पत्ति के संदर्भ में करेंगे। पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है, देखिए अरावली के पश्चिम में जो प्रदेश है वो कौन सा है, मरुस्थलीय प्रदेश है। पहला पॉइंट है अपना उत्पत्ति कैसे हुई। तो देखिए इस प्रदेश की उत्पत्ति परमो कार्बोनिफेरस युग में इस प्रदेश पर टेथिस सागर हुआ करता था। टेथिस सागर। और जुरासिक और ट्रियासिक युग में अपना यह प्रदेश टेथिस सागर के नीचे था दोस्तों। टेथिस सागर के नीचे था। लेकिन प्लीस्टोसीन युग में, ये याद रखना है, प्लीस्टोसीन युग में टेथिस सागर के सूख जाने के कारण, टेथिस सागर के सूख जाने के कारण दोस्तों, जब टेथिस सागर सूख गया प्लस मानवीय क्रियाओं के सहयोग से, मानवीय क्रियाओं के सहयोग से अपने पश्चिम क्षेत्र में पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश की क्या होती है, उत्पत्ति होती है। यहां से हम बात करते हैं दोस्तों। देखिए मरुस्थल, सबसे पहला शब्द है कि मरुस्थल होता क्या है। देखिए मरुस्थल होता है ऐसा कोई स्थल, चाहे वो पर्वत हो, चाहे वो पठार हो, चाहे वो मैदान हो, वहां पर वनस्पति न्यून होनी चाहिए या वनस्पति रहित क्षेत्र क्या कहलाता है, मरुस्थल। जैसे कि दोस्तों हम बात करते हैं कि मरुस्थलों से संबंधित हमें इंडियन जियोग्राफी से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, और अपने राजस्थान जियोग्राफी में तो आता ही है। यहाँ से पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश से, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड हो चाहे वो आरएस हो, ये इसकी उत्पत्ति थी दोस्तों। अब हम बात करते हैं पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश के बारे में और क्या क्या फैक्ट प्रचलित हैं जो एग्जामों में पूछे जाते हैं। क्लियर। देखिए दोस्तों पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश की उत्पत्ति हमारी क्लियर है। अब बात आती है कि सर टेथिस सागर का हमें कैसे पता चला। तो इसके प्रमाण है पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश में मिलने वाली खारे पानी की झीलें और अवसादी चट्टानों से मिलने वाले खनिज, जिप्सम है, अपना गैस है, पेट्रोल है, जो सब दोस्तों कहाँ मिलता है, पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश में मिलता है। ये इसके क्या है, उदाहरण। टेथिस सागर के अवशेष के रूप में खारे पानी की झीलें आज भी हमारे पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश में क्या है, विद्यमान है दोस्तों। अब हम बात करते हैं पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश के बारे में, कुछ फैक्टों के बारे में। तो दोस्तों पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश को ग्रेट पोलियो, जो अपना पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश है, ये ग्रेट पोलियो आर्कटिक
अफ्रीकी मरुस्थल का पूर्वी भाग है दोस्तों। एक पॉइंट तो यह याद रखना है, अपना जो पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश है वो ग्रेट पोलियो आर्कटिक अफ्रीकी मरुस्थल का क्या है, पूर्वी भाग है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट हमें क्या याद रखना है, जो पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश है ये अपने कहां पर विस्तारित है और कहां पर किस नाम से मरुस्थल को जाना जाता है दोस्तों। हम बात करते हैं तो देखिए डॉक्टर ईसरी प्रसाद से, ईसरी प्रसाद, डॉक्टर ईसरी प्रसाद ने इस प्रदेश को रुच्छ प्रदेश के नाम से संज्ञा दी, रुच्छ के नाम से। लीबिया और मिस्र में दोस्तों इसे सिटिर के नाम से जाना जाता है, लीबिया और मिस्र में सिटिर के नाम से जाना जाता है इस मरुस्थलीय प्रदेश को। नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं, एक चीनी यात्री आए थे हेनसोंग या हेनसंग, इन्होंने इस प्रदेश को गुजरातरा प्रदेश की संज्ञा दी थी इतिहास में। और इसके बाद हम बात करते हैं पाकिस्तान में इस मरुस्थलीय प्रदेश को चोलिस्तान के नाम से जाना जाता है। पाकिस्तान में दोस्तों चोलिस्तान के नाम से इस प्रदेश को जाना जाता है। अगले पॉइंट पर हम बात करें कि पाकिस्तान में इसे चोलिस्तान के नाम से जाना जाता है, ईसरी प्रसाद ने इसे रुच्छ, लीबिया, मिस्र, सिटिर, हैंसोंग ने गुजरात प्रदेश और पाकिस्तान में इसे चोलिस्तान के नाम से जाना जाता है दोस्तों। अब यहां से फैक्ट क्या आता है, यहां से इसकी विशेषताओं से दोस्तों हमें क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम बात करते हैं पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश की कुछ विशेषताओं के बारे में। आगे हम बात करेंगे क्षेत्रफल कितना है, कहां पर फैला हुआ है। तो दोस्तों पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश की क्या क्या विशेषताएं हैं, इन फैक्टों पर हम बात करते हैं। देखिए विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल, विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश, विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता वाला मरुस्थल, विश्व में सर्वाधिक जीवाश्म वाला मरुस्थल, जीवाश्म वाला मरुस्थल, विश्व में सर्वाधिक सौर ऊर्जा वाला मरुस्थल। दोस्तों हमारे यहाँ पर सौर ऊर्जा का उत्पादन भी होता है, तो जिसके कारण इसे विश्व का शक्ति ग्रह कहते हैं। ये पॉइंट भी याद रखना है कि इस मरुस्थल को विश्व का शक्ति ग्रह कहा जाता है। तो अपना है कौन सा, पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश। क्लियर दोस्तों। आगे हम बात करें पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश जो है भारत में ऋतु चक्रण, ऋतु चक्रण सुनिश्चित करता है। पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश वर्षा कराने में, यानी कि जो वर्षा में भी इसका क्या होता है, महत्व होता है। क्यों दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर देखिए लो प्रेशर बनेगा और इधर समुद्र में हाई प्रेशर बनेगा, तो फिर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश की तरफ क्या होंगे, मानसून अग्रसर होते हैं। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल, सर्वाधिक जैव विविधता वाला मरुस्थल, सर्वाधिक जीवाश्म वाला मरुस्थल, सर्वाधिक सौर ऊर्जा वाला मरुस्थल, इसलिए इसे विश्व का शक्ति ग्रह कहा जाता है दोस्तों। और ऋतु चक्रण एवं वर्षा के लिए महत्व है अपने पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश का। यहां से हम बात करते हैं दोस्तों आगे पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश की ये विशेषताएं थी। देखिए यहाँ से पॉइंट जो आरपीएससी एग्जाम या अपने अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड एग्जाम लेता है तो वहां से सीधा दे देता है, निम्न में से पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश की कौन कौन सी विशेषताएं हैं या नहीं है। तो वहां से हमें ये महत्व रखना है दोस्तों, इनको याद रखना है। इससे अगले पॉइंट पर हम चलते हैं। तो दोस्तों पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश के बारे में अगले पॉइंटों पर चर्चा करते हैं। तो देखिए जो पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश है वो दो देशों में फैला हुआ है, एक तो भारत और एक पाकिस्तान।
इन दो देशों में फैला हुआ है दोस्तों। और भारत में अगर बात करें, यह मरुस्थल 62% है। क्लियर दोस्तों? बाकी 38% पाकिस्तान में। भारत के संदर्भ में बात करें तो यह मरुस्थल 4 राज्यों में फैला हुआ है, राजस्थान, गुजरात, पंजाब और हरियाणा दोस्तों। इन 4 राज्यों में फैला हुआ है। यहां भी हम बात करें तो देखिए, भारत के संदर्भ में 62% है और इसका जो क्षेत्रफल है 2,42,009 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है दोस्तों। 2,09,042 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ मरुस्थल है। राजस्थान के संदर्भ में बात करें तो देखिए, राजस्थान में जो ये मरुस्थलीय प्रदेश है, ये अपना फैला हुआ है दोस्तों 58%। कुल 58% भाग पर यह मरुस्थलीय प्रदेश फैला हुआ है, जबकि इसरो की रिपोर्ट के अनुसार 67% भाग पर भारत में क्या फैला हुआ है? मरुस्थल फैला हुआ है दोस्तों। यहां से हम बात करते हैं आगे पॉइंटों पर विशेषता में कि बाकी गुजरात, पंजाब, हरियाणा, तो इनमें जैसे कि 93% तो दोस्तों पूरा राजस्थान में ही होता है अपने भारत का जो मरुस्थल है, बाकी बचा 7% के समथिंग इनमें होता है, और परसेंट बेस पर भी हम आगे बात करते हैं। ये इसकी विशेषताएं हो गई। यहां से हम बात करें कि भाई पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश का ढाल, तो पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश का जो ढाल है वो दोस्तों उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम में। कैसे? देखिए, यहां पर लूनी नदी प्रवाहित होती है इस प्रकार। तो यहां से हम बात करें उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम दोस्तों, तो लूनी नदी इसका निर्धारण करती है। तो यहां से एक और क्वेश्चन बनता है कि पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश की प्रमुख नदी कौन सी है? तो लूनी। लूनी के बाद कौन हो जाएगी दोस्तों? घग्गर। तो पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश की ये प्रमुख नदियां हैं। अगले पॉइंट पर हम बात करें, पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश राजस्थान में कि तो 1,75,000 वर्ग किलोमीटर पर फैला हुआ है दोस्तों पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश। अगले फैक्ट पर हम बात करें कि पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश जो अपना फैला हुआ है उत्तर पश्चिम में दोस्तों, इसकी जो कुल अपनी लंबाई के संदर्भ में अगर हम बात करें तो ये है 640, और चौड़ाई के संदर्भ में हम बात करें तो दोस्तों ये है 300। क्लियर? लंबाई 640, चौड़ाई 300। अगले फैक्ट पर हम बात करते हैं, पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश उत्तर, यह भारत का एक विशाल मरुस्थल है, और इसके संदर्भ में हम अगले फैक्टों पर बात करें तो यहां पर दोस्तों मिट्टी कौन सी पाई जाती है? तो यहां पाई जाती है रेतीली बुलई मिट्टी, जो भारत में भी सबसे ज्यादा पाई जाती है। अगर इंडिया जियोग्राफी में भी क्वेश्चन आता है कि सब भारत में सर्वाधिक कौन सी किस्म की मिट्टी पाई जाती है, तो भूरी रेतीली बुलई मिट्टी पाई जाती है दोस्तों। इसका आंसर ये देना है हमें, और राजस्थान के संदर्भ में यही है। इसका वैज्ञानिक नाम है एंटीसॉल्स, ये भी याद रखना है, वैज्ञानिक नाम एंटीसॉल्स। तो दोस्तों पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश में फसलों के बारे में बात करें तो देखिए, बाजरा, ज्वार, दाल, दलहन है, मोठ है, ये फसलें क्या पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश में क्या है होती है। क्लियर दोस्तों? ये थोड़ी सी विशेषता थी। और पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश के बारे में और फैक्टों के बारे में बात करें तो पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश में कौन कौन सी प्रसिद्ध अभ्यारण्य दोस्तों? तो पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश में जो प्रसिद्ध अभ्यारण्य है अपने, उनके नाम अपने, एक तो मरु उद्यान और एक ताल छापर, इनको भी याद रखना है, मरु उद्यान और एक ताल छापर। ये दोस्तों पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश का थोड़ा सा परिचय था। इसके बाद हम बात करें
राजस्थान के संदर्भ में 12 जिले पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश में आते हैं। कितने जिले आते हैं? 12 जिले पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश में आते हैं। 12 जिले अपने जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर, जोधपुर, नागौर, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर। तो दोस्तों ये अपने 12 जिले पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश में आते हैं। यहां से पाली और हो जाएगा, तो ये अपने कुल मिला के कितने जिले हो गए? 12 जिले हो गए दोस्तों। क्लियर? यहां से अगले फैक्ट पर हम बात करें दोस्तों, पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश में 12 जिले आते हैं, लेकिन इसरो की रिपोर्ट 4 जून 2013 एक इसरो की रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी। उसके अनुसार बात करें तो इसरो ने राजस्थान को सचेत किया था कि आपके जो 5 जिले हैं जो धीरे धीरे मरुस्थल ग्रस्त होते जा रहे हैं, तो उनके भी हमें नाम याद रखने हैं दोस्तों। इसरो की रिपोर्ट के अनुसार हमारे वो 5 जिले थे: जयपुर, अजमेर, राजसमंद, सिरोही। जयपुर, अजमेर, राजसमंद, सिरोही और अलवर, ये 5 जिले दोस्तों ऐसे हैं जो इसरो की रिपोर्ट 2013 के अनुसार धीरे धीरे मरुस्थल ग्रस्त होते जा रहे हैं दोस्तों। क्लियर? यहां से सारे फैक्टों पर हम अच्छे से बात करेंगे। अब हम बात करते हैं दोस्तों पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश की। ये थोड़ी सी क्या विशेषताएं वगैरह थी। यहां से हम आगे चलते हैं, पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश को राजस्थान के संदर्भ में बात करते हैं। किसी का कोई भी क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकते हैं। यस, किसी का कोई क्वेश्चन? सब यस, किसी का कोई क्वेश्चन? जिलों की कोई ट्रिक बताओ। देखिए जिलों की ट्रिक, राजस्थान के 33 जिले याद करने की ट्रिक बता दी। आप एक छोटी सी बात को पूछते हो। हाँ, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। यस, और किसी का कोई क्वेश्चन? सबसे ज्यादा मरुस्थलीय विस्तार कहाँ है? बिल्कुल सबसे ज्यादा देखिए आयुष जोशी जी, सबसे ज्यादा जो मरुस्थलीय विस्तार है अपना राजस्थान में ही, भारत के संदर्भ में। और विश्व के संदर्भ में बात करें तो देखिए विश्व का सबसे बड़ा जो मरुस्थल है वो सारा का मरुस्थल है। 1,84,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जो सबसे गर्म मरुस्थल एवं सबसे बड़ा मरुस्थल है। डिस्ट्रिक्ट नेम, ओके, 12 डिस्ट्रिक्टों के नेम में जैसलमेर, जालौर, बाड़मेर, पाली, जोधपुर, नागौर, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू और सीकर। यस, आयुष जोशी, दिनेश, ओके। 12 जिलों के नाम आपको सुनाई दे रहे होंगे। आगे चलते हैं दोस्तों। संभावना, यस आयुष जोशी, क्या पूछना चाह रहे हैं आप? प्लीज रिप्लाई। ओके, ग्रीस आमेटा 58% का कॉन्सेप्ट। क्लियर? तो देखिए ये 62% तो भारत में है और 38% कहां पर है? अपने पाकिस्तान में। अब हम बात करें कि राजस्थान में कितना प्रतिशत है, तो ये है अपना 58%। क्या है दोस्तों? राजस्थान में 58% पॉइंट में है। और बाकी 0.89% अगर परसेंट में निकाला जाए तो ये बाकी राज्यों में फैलता है। पूरे भारत के संदर्भ में ये 2,09,042 वर्ग किलोमीटर के संदर्भ में। आगे चलते हैं।
यहां से स्क्रीनशॉट जिनको लेना है वो ले सकते हैं। कहां कहां संभावना है? ओके, अब यहां से दोस्तों हम बात करते हैं, ये थोड़ी सी विशेषताएं थी पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश के संदर्भ में। देखिए पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश को, हाँ 5 जिलों में सबसे ज्यादा संभावना, उनके नाम मैंने लिखे थे, बिल्कुल ऐसे आप कमेंट किया करो जो थोड़े समझ में आए। बिल्कुल आयुष जोशी जी, 5 जिले अपने 4 जून 2013 की रिपोर्ट के अनुसार थे जयपुर, अलवर, अजमेर, राजसमंद और सिरोही। क्लियर? ये 5 जिले थे जहां संभावना है। लूनी नदी का उद्गम स्नेक माउंटेन, नागपाड़ियां अजमेर से होता है। 2 धाराओं में निकलती है लूनी नदी, नागपाड़ी अजमेर से साबरमती के रूप में और सागरमती के रूप में, जबकि अपनी पुष्कर की पहाड़ियों से सरस्वती के रूप में, और गोविंदगढ़ अजमेर से इनका नाम क्या हो जाता है? लूनी हो जाता है। सिरोही 12 जिलों में नहीं है। देखिए ये सिरोही है, सिरोही 12 जिलों में नहीं आएगा। मरुस्थल बढ़ने का कारण, बिल्कुल इस बात पे भी हम चर्चा करेंगे, थोड़ी आगे चलते हैं। ये तो थोड़ी क्या शुरुआत है, अभी हम पॉइंट टू पॉइंट जानेंगे दोस्तों। यस भावेश जी, मरुस्थल बढ़ने के देखिए कारणों में जैसे हम बात करें, जनसंख्या वृद्धि, अतिचारण, मृदा अपरदन। क्लियर दोस्तों? आगे भी हम इनको अच्छे से समझेंगे भावेश जी। तो अब यहां से हम बात करते हैं पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश के 12 जिलों में बांटा गया राजस्थान के संदर्भ में पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश को, और 12 जिलों में जो बात आती है कि पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश को राजस्थान में 2 भागों में बांटा गया दोस्तों, शुष्क और अर्धशुष्क। किस आधार पर बांटा गया है ये भी पॉइंट याद रखना है। तो देखिए ये बांटा गया है 25 सेमी वर्षा रेखा के आधार पर। अगर यहां हम बात करें 25 सेमी वर्षा प्लस होती है तो ये अर्धशुष्क प्रदेश, और 25 सेमी से या 20 सेमी से कम वर्षा होती है तो वो कौन सा प्रदेश होगा? शुष्क प्रदेश दोस्तों। पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश को 2 भागों में बांटा गया राजस्थान में, और 2 भाग हैं अपने शुष्क और अर्धशुष्क प्रदेश। अब हम यहाँ बात करेंगे, जैसे कि हम यहाँ पर बात करें फैक्ट रूप में, तो देखिए ये पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश जिसे 2 भागों में बांटा गया है, ये हुए क्षेत्र है शुष्क जहां पर 25 सेमी से कम वर्षा होती है 20 सेमी से, और ये है वह प्रदेश जहां 25 सेमी से 40 सेमी और 50 सेमी के बीच में क्या होती है? वर्षा होती है दोस्तों। क्लियर? तो शुष्क और अर्धशुष्क प्रदेश बांटा गया है। अब हम यहाँ बात करेंगे शुष्क प्रदेश के बारे में। देखिए शुष्क प्रदेश के संदर्भ में हम बात करें, शुष्क प्रदेश जहां 25 सेमी से कम वर्षा होती है, इसमें पूर्णतः जैसलमेर जिला आता है, पूर्णतः कौन? जैसलमेर। बाड़मेर के संदर्भ में बात करें तो बाड़मेर का अपना उत्तरी पश्चिमी भाग आता है, और जोधपुर का अधिकतर जो भाग आता है जोधपुर का वो आता है पश्चिमी भाग। बीकानेर का दोस्तों दक्षिण पश्चिम भाग आता है, इस प्रदेश में दक्षिण पश्चिम भाग आता है, और
ये 4 जिलों के संदर्भ में बात आती है। शुष्क प्रदेश में राजस्थान के कौन कौन से जिले आते हैं? पूर्णतः जैसलमेर, बाड़मेर का उत्तर पश्चिमी भाग, जोधपुर का पश्चिमी भाग और बीकानेर का दक्षिण पश्चिमी भाग आता है दोस्तों। क्लियर? यहां से हम बात करते हैं अगले फैक्ट पर कि शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश जहां 25 सेमी से कम वर्षा होती है, पूर्णतः जैसलमेर, बाड़मेर उत्तर पश्चिमी, जोधपुर पश्चिम और बीकानेर दक्षिण पश्चिम। इस संदर्भ में हम आगे बात करते हैं शुष्क प्रदेश के संदर्भ में। दोस्तों आप पॉइंट टू पॉइंट देखिए, समझोगे तो आपके सारे फैक्ट क्लियर हो जाएंगे। देखिए अगले जो फैक्ट है, आप क्वेश्चन है वो आप मैं पॉइंट टू पॉइंट पढ़ाऊंगा। यहाँ पर लास्ट में चार्ट बना के पूरा अपना पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश आपको समझाऊंगा। क्लियर दोस्तों? तो यहां से हम चलते हैं अपने फैक्ट को लेकर शुष्क प्रदेश के बारे में जानते हैं। देखिए शुष्क प्रदेश है जहां 25 सेमी से कम वर्षा होती है और इस प्रदेश में पूर्णतः जैसलमेर, जोधपुर पश्चिमी भाग, बाड़मेर उत्तर पश्चिमी भाग, जबकि बीकानेर का दक्षिण पश्चिमी भाग इसमें आता है। तो शुष्क प्रदेश को दोस्तों 2 भागों में बांटा गया है और 2 भाग है अपने। एक भाग का नाम है बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश, जहां मिट्टी के टीले नहीं पाए जाते, और दूसरे भाग का नाम है बालू का स्तूप युक्त प्रदेश, जहां मिट्टी के टीले पाए जाते हैं। इस प्रदेश का जो परसेंट है देखिए 41.05, 41.5 और बाल का स्तूप मुक्त प्रदेश ये रहा। और इसके बाद जो अपना प्रदेश है जहां पर हम बात करें 58.5, ये इसका क्या है परसेंट। दोस्तों ऐसे पूछ ले कि बताइए राजस्थान के पश्चिम मरुस्थलीय क्षेत्र में यानी कि कुल में 58.5% पर क्या पाए जाते हैं? बाल का स्तूप पाए जाते हैं, जबकि बाल का स्तूप मुक्त प्रदेश 41.5% है। अब दोस्तों हम यहाँ से पॉइंट टू पॉइंट जानते हैं कि क्या क्या विशेषताएं बाल का स्तूप मुक्त प्रदेश में। देखिए उन विशेषताओं के मैं नाम क्लियर कर देता हूं यहाँ पर। जैसे कि हम बात करें पॉइंट में, पहला पॉइंट पढ़ेंगे हम सीट, दूसरा पढ़ेंगे हम बात, तीसरा पॉइंट पढ़ेंगे हम इर्ग, और चौथा पॉइंट पढ़ेंगे दोस्तों रेग, पांचवा पॉइंट पढ़ेंगे हम लाठी सीरीज, चांदन नलकूप, चांदन नलकूप। इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे जीवाश्म, नखलिस्तान, नखलिस्तान के बाद हम बात करेंगे 9वें पॉइंट पर सेवन, 10वें पॉइंट पर हम बात करेंगे पीवना, और दोस्तों और पॉइंटों पर हम बात करें तो 11वें पॉइंट पर बात करेंगे महान मरुस्थल, और 12वें पॉइंट पर हम बात करेंगे लघु मरुस्थल, और 13वें पॉइंट पर हम बात करें समगांव की विशेषता के बारे में जानेंगे। क्लियर? तो 12 से 13 पॉइंटों के बारे में हम यहाँ जानेंगे दोस्तों। हमारे इस पॉइंट को लेकर अपना हम बात करते हैं बाल का। सबसे पहले पढ़ रहे हैं हम शुष्क प्रदेश, और शुष्क प्रदेश में हम पढ़ रहे हैं बाल का स्तूप मुक्त प्रदेश। और बाल का स्तूप मुक्त प्रदेश के दोस्तों, बाल का स्तूप मुक्त प्रदेश के इन पॉइंटों पर हम बात करेंगे, एक एक पॉइंट को हम समझेंगे पहले। क्लियर? तो यहां से हम बात करते हैं देखिए सबसे पहला पॉइंट है अपना जैसे कि ये है अपना पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश। क्लियर दोस्तों? पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश का जो अपना ये वाला भाग है वो है शुष्क प्रदेश।
और इस शुष्क प्रदेश की ये इतनी सारी क्या है व्यवस्थाएं, विशेषताएं हैं। तो देखिए सबसे पहला पॉइंट है सेज। सेज के बारे में बात करें दोस्तों, सेज क्या है? पहला पॉइंट सेज। दोस्तों सेज जो है इसकी फुल फॉर्म में सोलर एनर्जी इंटरप्राइसेज जोन। सोलर एनर्जी इंटरप्राइसेज जोन पश्चिम मरुस्थल का वह क्षेत्र जहां सौर ऊर्जा बनने की संभावना हो या सौर ऊर्जा के क्या हो अनुकूल हो। दोस्तों हमें ये पॉइंट याद रखना है। सीट क्षेत्र क्या है? सोलर एनर्जी इंटरप्राइसेज जोन, जहां सौर ऊर्जा बनने की संभावना क्या हो, सौर ऊर्जा बनने की संभावना क्या हो अधिक हो दोस्तों, ये या फिर सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए क्या हो अनुकूल हो। क्लियर? राजस्थान में शीत क्षेत्र कहां कहां पर है? तो देखिए पोखरण, जैसे कि हम बात करें 3 जिले आते हैं अपने, जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर। दोस्तों यहां पर कितने जिले आते हैं अपने? 3 जिले आते हैं। ये क्वेश्चन पूछा भी गया अपने एग्जाम में कि निम्न में से राजस्थान के शीत क्षेत्र में कौन सा जिला नहीं आता। तो हमें ये 3 जिलों को याद रखना है, क्योंकि देखिए क्वेश्चन जो रिपीट होता है, भाषा शैली चेंज होती है, सब कुछ वही क्वेश्चन वही रहते हैं। तो पहला पॉइंट दोस्तों यहां से क्लियर है, शीत क्षेत्र। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट है हमबाद। हमबाद क्या है? तो देखिए हमबाद जो है दोस्तों वो है चट्टानी मरुस्थल। हमबाद हम किसे कहते हैं? चट्टानी मरुस्थल को हमबाद कहा जाता है दोस्तों। इर्ग किसे कहते हैं? तो इर्ग में भी हमें याद रखना है, इर्ग कहते हैं दोस्तों अपना जो रेतीला मरुस्थल होता है उसे क्या कहा जाता है? इर्ग कहा जाता है। जबकि रेग मिश्रित मरुस्थल को कहा जाता है जिसमें चट्टान, कंकड़, पत्थर, रेत सब कुछ हो। मिश्रित मरुस्थल को क्या कहा जाता है दोस्तों? रेग कहा जाता है। तो 4 पॉइंट अपने क्लियर है, सीज, हमबाद, इर्ग और रेग। नेक्स्ट पॉइंट पर हम बात करते हैं, यहां से लाठी सीरीज क्या है दोस्तों। तो देखिए लाठी सीरीज को लेकर बात करें, लाठी सीरीज, देखिए लाठी सीरीज 2007 में इस क्षेत्र की क्या खोज हुई थी? वो वैज्ञानिकों ने खोज की थी 2007 में। अपने पोखरण जैसलमेर से मोहनगढ़ जैसलमेर के मध्य, जैसलमेर के मध्य अंतःवर्ती, ये शब्द भी याद रखना है, अंतःवर्ती भूगार्भिक जल पट्टी। दोस्तों लाठी सीरीज क्या है? 2007 में इसकी खोज हुई थी और पोखरण जैसलमेर से मोहनगढ़ जैसलमेर के मध्य अंतःवर्ती जो जलपट भूगार्भिक जल पट्टी है वो क्या कहलाती है दोस्तों? लाठी सीरीज कहलाती है। नेक्स्ट पॉइंट है चांदन नलकूप। देखिए चांदन नलकूप के संदर्भ में हम बात करें, यहां से चांदन नलकूप क्या है? तो चांदन नलकूप जो है नलकूप अपने जैसलमेर में एक चांदन गांव है और वहां पर मीठे पानी का एक जल स्रोत है जिसे चांदन नलकूप या जिसका उपनाम है दोस्तों थार का घड़ा। तो उपनाम क्या है? थार का घड़ा। क्लियर? यहां से हम बात करें चांदन नलकूप थार का घड़ा के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों 6 पॉइंट क्लियर है। अगला पॉइंट है अपना जीवाश्म। ओके, यहां से हम बात करें जीवाश्म क्या है।
6 पॉइंट अपने कंप्लीट हैं। इसके बाद हम जीवाश्म के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों जीवाश्म देखिए अपने पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश में क्या है, अपने जुरासिक काल के जीवाश्म मिले हैं, या अपने काष्ठ कला जैसे लकड़ी के अवशेष मिले हैं, और अपने मत्स्य जो मछली के भी अवशेष हमारे यहाँ पर मिले हैं, अर्थात जीवों के अवशेष, लकड़ी के अवशेष जो अपने मरुस्थलीय प्रदेश में जैसे 25 करोड़ वर्ष पुराने डायनासोर की हड्डी, या फिर अपने यहाँ पर बात करें तो लकड़ी काष्ठ के अवशेष, मत्स्य के अवशेष, दोस्तों डायनासोर की हड्डी के अवशेष 8 करोड़ 25 करोड़ वर्ष पुराने ये अवशेष हैं जो ये अवशेष मिले दोस्तों। तो इन अवशेषों को यहां पर क्या किया गया, आकल गांव कुलधरा में है, अपने आकल गांव में आकल वुड फॉसिल्स, ये याद रखना है दोस्तों, आकड़ वुड फॉसिल्स पार्क बनाया गया। और दोस्तों ये कहां पर है, जैसलमेर में, जहां पर ये सभी जीवाश्म रखे हुए। क्लियर दोस्तों, तो ये अपना पॉइंट होता है 7वां कंप्लीट। जीवाश्म लकड़ी काष्ठ मत्स्य या फिर अपने जो अवशेष हैं ये पाए गए थे कहां पर, अपने मरुस्थलीय प्रदेश में। क्लियर दोस्तों, अगला पॉइंट है जो क्लियर, 6वां ये हो गया, और अपना 7वां पॉइंट ये रहा तो दोस्तों जीवाश्म। क्लियर, यहां से हम आगे चलते हैं पॉइंट को लेकर कि नखलिस्तान क्या है। इस पॉइंट को हमें अच्छे से समझना है दोस्तों। नखलिस्तान या इसका दूसरा नाम है ओएसिस। नखलिस्तान या ओएसिस क्या है, हाँ 6 वाला रिपीट, चांदन नलकूप। चांदन नलकूप क्या है, जैसलमेर में चांदन गांव का एक मीठे पानी का जल स्रोत है, और इस मीठे पानी के जल स्रोत में जो जल स्रोत है जिसे थार का गढ़ा कहा जाता है, उसे ही हम चांदन नलकूप के नाम से जानते हैं दोस्तों। क्लियर, आगे हम पॉइंट पर बात करें। चांदन नलकूप रिपीट कर दिया है मैंने, कौन से गांव में, चांदन गांव में है, जैसलमेर में। ओके दिव्या गुर्जर, नेक्स्ट आगे चलते हैं पॉइंट को लेकर। पवन मैनारिया, राजस्थान का सबसे लंबा एनएच आकलवुड फॉसिल्स पार्क से गुजरता है। बिल्कुल, राजस्थान का सबसे लंबा एनएच है अपना NH 15, जिसका नया नाम है 62, और जो इसी के पास से गुजरता है। क्लियर, हम परवेन टॉपिक पढ़ेंगे। परवेन के आंकड़े चेंज हो चुके हैं, पुराने आंकड़े अभी 2019 के आंकड़े आपको नहीं पढ़ने, परवेन के और पशुधन के बिल्कुल आंकड़े लेटेस्ट आए हैं, उस टॉपिक पर भी हम बात करेंगे। ओके यस, तो दोस्तों नखलिस्तान और ओएसिस के बारे में बात कर रहे थे। यहां से पहले आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो इन पॉइंटों का। और यस, प्रीति चौहान NH 15, नया नाम 62 है। समख्याली गुजरात से प्रारंभ होता है, जालौर, बाड़मेर, जोधपुर और अपने जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर होते हुए ये अपने पठानकोट जाता है। ओके 6 पॉइंट रिपीट। ओके 6 पॉइंट रिपीट कर रहा हूं मैं। सीड, सोलर एनर्जी इंटरप्राइजेज जोन, सौर ऊर्जा बनने की संभावना जहां अधिक हो या सौर ऊर्जा बनने के लिए जो अनुकूल क्षेत्र हो वो क्या कहलाता है, सोलर एनर्जी इंटरप्राइजेज जोन। राजस्थान में इसमें 3 जिले आते हैं। 3 जिले कौन कौन से हैं, जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर। क्लियर, नेक्स्ट पॉइंट है हम्बाद। हम्बाद या हम्बादा कहा जाता है चट्टानी मरुस्थल को, इर्ग कहा जाता है रेतीले मरुस्थल को, और रेग कहा जाता है मिश्रित मरुस्थल को दोस्तों। क्लियर,
यहां से बात करें 5वें नंबर पर लाठी सीरीज, 2007 में भूवैज्ञानिकों ने इसकी खोज की थी। पोखरण जैसलमेर तो मोहनगढ़ जैसलमेर के मध्य अंतर्वर्ती भूगर्भिक जल पट्टी, जिसे हम लाठी सीरीज के नाम से के चांदन गांव जैसलमेर का एक मीठे पानी का जल स्रोत है, जिसे फार का गढ़ा कहा जाता है। जीवाश्म, राजस्थान के पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश में 8 करोड़ 25 करोड़ वर्ष पुराने जीवों के क्या मिले? अवशेष, जैसे लकड़ी, काष्ठ, मत्स्य और डायनासोर की हड्डियां। तो इन सभी जीवाश्म जो मिले थे, इनको आकल वुड फॉसिल्स पार्क जैसलमेर में रखा गया है। क्लियर दोस्तों? अब हम 8वें नंबर का जो पॉइंट पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं नकलिस्तान या ओएसिस। यस, नकलिस्तान या ओएसिस। क्या है नकलिस्तान या ओएसिस? देखिए, जैसे कि नकलिस्तान एक अपनी मूवी का भी नाम है। मरुस्थलीय क्षेत्रों, चारों बगल क्या है? मिट्टी के टीले टीले हैं, और इन मिट्टी के टीलों के मध्य कोई हरा भरा क्षेत्र हो, छोटा सा ही, मतलब चारों बगल कोई क्या हो? हरा भरा क्षेत्र। दोस्तों, इसको हम क्या कहेंगे? नकलिस्तान। फिर से रिपीट कर रहा हूं, नकलिस्तान या ओएसिस किसे कहते हैं? ऐसा क्षेत्र जो मरुस्थल हो और बीच में यहाँ पर पानी होगा, तो क्या होगी? वनस्पति, और वनस्पति होगी तो इसे कहेंगे हम क्या? नकलिस्तान या ओएसिस। लेकिन राजस्थान के संदर्भ में क्या है? राजस्थान के संदर्भ में दोस्तों इसकी डेफिनेशन थोड़ी चेंज होती है। लाठी सीरीज क्षेत्र में, राजस्थान में लाठी सीरीज में ही बनी है अंतर्वर्ती, तो लाठी सीरीज क्षेत्र में अंतर्वर्ती भूजल के कारण लाठी सीरीज क्षेत्र में वनस्पति युक्त क्षेत्र क्या कहलाएगा? नकलिस्तान या ओएसिस कहलाएगा। क्लियर? और नकलिस्तान या ओएसिस की जो डेफिनेशन क्या है दोस्तों? तो उसकी डेफिनेशन है मरुस्थलीय क्षेत्र के या चारों ओर मरुस्थल हो और बीच में क्या हो? वनस्पति युक्त क्षेत्र। मरुस्थल नकलिस्तान या ओएसिस कहलाता है। राजस्थान के संदर्भ में ऐसा कहां पर है? तो ऐसा है दोस्तों जैसलमेर के लाठी सीरीज क्षेत्र में। अब लाठी सीरीज मैंने बताया अंतर्वर्ती भूगर्भिक जल पट्टी है, और इस जल पट्टी में क्या होगा दोस्तों? अंतर्वर्ती जल पाया जाएगा, तो वहां पर वनस्पति होगी, इसलिए नकलिस्तान या ओएसिस। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट पर हम बात करते हैं। महान मरुस्थल। दोस्तों, महान मरुस्थल के संदर्भ में बात करें, राजस्थान में महान मरुस्थल कहां पाया जाता है? तो देखिए, महान मरुस्थल राजस्थान में पाया जाता है अंतरराष्ट्रीय सीमा के सहारे साथ। भाई सीधी सी बात है, हम जोधपुर में हैं तो तापमान कम होगा, और हम आगे बढ़ेंगे तो तापमान और रेत ज्यादा होगी, फिर और आगे बढ़ेंगे तो सबसे ज्यादा राजस्थान में कहां होगा? अंतरराष्ट्रीय सीमा पर। क्लियर? तो महान मरुस्थल राजस्थान में अंतरराष्ट्रीय सीमा के सहारे सारे, अंतरराष्ट्रीय सीमा के सहारे सारे हम कह सकते हैं। इसके बाद आता है लघु मरुस्थल। क्या है लघु मरुस्थल? सेम है, इधर अभी तो अंतरराष्ट्रीय सीमा के उधर बढ़े, लेकिन यहां से हमें रखना है बीकानेर से कच्छ की तरफ एक खट्टा हुआ मरुस्थल। बीकानेर से, डेफिनेशन ये क्लियर कर देता हूं, बीकानेर से कच्छ की तरफ घटता हुआ मरुस्थल, क्या कहलाता है? लघु मरुस्थल। और महान मरुस्थल राजस्थान में कहां पाया जाता है दोस्तों? अंतरराष्ट्रीय सीमा के सहारे सारे क्या पाया जाता है? अपना महान मरुस्थल पाया जाता है। क्लियर?
इसके बाद हम बात करते हैं पॉइंट पर। अपना पॉइंट है जो है दोस्तों यस यस। तो देखिए नकलिस्तान, मान मरुस्थल, लघु मरुस्थल अपना क्लियर है। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों सेवन घास। तो देखिए मरुस्थलीय क्षेत्र की एक पौष्टिक घास है जिसका क्या नाम है, सेवन। और अन्य घास कौन कौन सी है मरुस्थलीय क्षेत्र में, उनके बारे में हम बात करें तो अन्य जो घास है अपनी वो है कौन कौन सी दोस्तों, रखत, करण, धमन, मुरात, अंजल, ये मरुस्थलीय प्रदेश की अन्य घास। राजस्थान की बात करेंगे तो और जुड़ जाएंगी इसमें, जैसे कि खस और धामण, अंजल, मुरात, ये क्या है प्रमुख है मरुस्थलीय प्रदेश की घास है। नेक्स्ट है दोस्तों पीवना। पीवना क्या है, एक अत्यंत जहरीला सर्प है जो मरुस्थलीय प्रदेश में पाया जाता है। क्लियर। तो ये पॉइंट अपने थे दोस्तों किससे संबंधित, समगांव के बारे में और हमें बात करनी थी, समगांव वाला पॉइंट। तो समगांव राजस्थान में पूर्णतः वनस्पति रहित क्षेत्र। तो दोस्तों वनस्पति रहित क्षेत्र, आपको आंसर क्या देना है, समगांव जैसलमेर। तो ये शुष्क प्रदेश है। वालुका स्तूप मुक्त प्रदेश के कुछ पॉइंट थे जो आपके सामने है, हम बात करेंगे नेक्स्ट। क्लियर दोस्तों। आपको यहाँ से संबंधित कोई भी पॉइंट पूछना है, थोड़ी चैट में प्रॉब्लम आ रही है आपके, मुझे मैसेज शो नहीं हो पा रहे। क्लियर। यस, यहाँ से संबंधित आपको कोई भी पॉइंट पूछना है तो आप पूछ सकते हो। यस, किसी को कोई भी क्वेश्चन पूछना है बाल का स्तूप। ओके हाँ, क्लास थोड़ी हम लंबी रख देंगे भले बिल्कुल, लेकिन पॉइंट अपना क्लियर होना चाहिए दोस्तों। आज पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश अच्छे से होना चाहिए। किसी का कोई भी क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकते हैं। शुष्क प्रदेश में बाल का स्तूप मुक्त प्रदेश। ओके नीतू सेन। यस, यहां से हम बात करते हैं अपना शुष्क प्रदेश के अगले पॉइंट पर हम चर्चा करते हैं दोस्तों। और इस पॉइंट का नाम है अपना वालुका स्तूप युक्त प्रदेश, जहां मिट्टी के टीले पाए जाते हैं। तो कहां कहां पर ये प्रदेश पाया जाएगा, तो दोस्तों हम याद रखेंगे वालुका स्तूप युक्त प्रदेश अपने पूर्णतः जैसलमेर, उत्तरी पश्चिमी बाड़मेर, पश्चिमी जोधपुर और दक्षिण पश्चिम बीकानेर को छोड़कर मरुस्थल के सभी 12 जिलों में क्या पाया जाएगा, वालुका स्तूप युक्त प्रदेश पाया जाएगा। क्लियर। तो यहां हम बात करते हैं वालुका स्तूप युक्त प्रदेश में। तो यहाँ हमें क्या क्या पढ़ना है इसके बारे में भी हमने बात कर ली। कितने क्षेत्र पर है वालुका मिट्टी के टीले अपने यहाँ पर, तो ये पाया जाता है दोस्तों 58.05% क्षेत्र पर है। बाकी 41.05 पर क्या है, वालुका स्तूप मुक्त प्रदेश, जहाँ मिट्टी के टीले नहीं पाए जाते। तो देखिए यहाँ पर हमें कौन कौन से पॉइंट पढ़ने हैं दोस्तों। यहाँ से हमें क्वेश्चन आता ही रहता है वालुका स्तूप या मिट्टी के टीलों की विशेषताओं से। क्लियर। सेवन घास का कुसुम जो है वो गोड़ावर पक्षी है, सेवन घास का सेवन करता है, मरु उद्यान में पाया जाता है। यस प्रीति चौहान। यह सभी क्लास रनिंग रखेंगे हम, थोड़ा क्या है ये मरुस्थलीय प्रदेश के पॉइंट हो जाएंगे तो
अच्छा रहेगा, गोड़ावन। ओके, आगे हम पॉइंट बात करते हैं। बालका स्तूप प्रदेश में हमें दोस्तों कौन कौन से पॉइंट पढ़ते हैं, इन पर हम बात करते हैं। तो देखिए, अनुदैर्घ्य, बालका स्तूपों के प्रकार पढ़ेंगे। अनुदैर्घ्य को हम रेखीय कहते हैं। अनुप्रस्थ, बरखान, या बरखान का जो दूसरा नाम हमें याद रखना है दोस्तों, वर्खायो, नाइट, सब्र काफिज, सब्र काफिज, नेटवर्क, तारा, भोरे, धरियान, धरियान का दूसरा नाम है स्थानांतरण। इसके बाद हम बात करेंगे स्टार्ट, रन, पिलाया, पिलाया, या बालासन, कारवा। और भी बहुत सारे पॉइंटों के बारे में हम बात करेंगे। यहाँ पर हमें जो पढ़ना है, जैसे कि अपना बजादा क्या है, 10वें नंबर पर बजादा, अवरोधी बालका स्तूप, इनके बारे में बात करेंगे। उमिरकाएं क्या होती हैं, इनके बारे में हम बात करेंगे। क्लियर दोस्तों, ये पॉइंट पढ़ने अपने किसमें, बालका स्तूप युक्त प्रदेश में। तो हम एक एक पॉइंट के बारे में यहाँ पर हम जानेंगे। यस, थर्ड वाला, बरखान या वर्फो, बरखान या वर्फो याइट। ओके, ये क्लियर है अपना। नेक्स्ट पर हम बात करते हैं। तो देखिए, पहले पॉइंट के बारे में हम बात करें, अनुदैर्घ्य बालका स्तूप क्या होते हैं। तो देखिए, अनुदैर्घ्य बालका स्तूप जो अपने फैक्ट पर हम बात करेंगे। अनुदैर्घ्य, पहला पॉइंट है अनुदैर्घ्य बालका स्तूप जो वायु के या पवन की दिशा में समांतर पर बने, पवन की दिशा में समांतर पर बने बालका स्तूप क्या कहलाते हैं दोस्तों, अनुदैर्घ्य बालका स्तूप कहलाते हैं। जैसे कि इस प्रकार लहरनुमा बने, ऐसे लहरनुमा ये जो बालका स्तूप बने, मिट्टी के टीले, ये जो पवन की दिशा में समांतर पर बने बालका स्तूप क्या कहलाएंगे, अपने अनुदैर्घ्य बालका स्तूप कहलाएंगे। क्लियर। ये दोस्तों अपने राजस्थान में कहां पर पाए जाते हैं, अपने जैसलमेर, बीकानेर और सूरतगढ़, गंगानगर वाले क्षेत्र में है पाए जाते हैं। क्लियर। दिनेश, इंग्लिश की क्लास नहीं है आज, ये क्लास ही रनिंग हो रही है। हाँ दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट पर हम बात करें। दूसरा पॉइंट है अनुप्रस्थ क्या है। देखिए, अनुप्रस्थ ऐसी बालका स्तूप जो पवन की दिशा में समांतर पर बने हो, पवन की दिशा में समकोण पर बने हो, समकोण पर बने बालका स्तूप। देखिए, ये बालका स्तूप कैसे होते हैं, ये बालका स्तूप इस प्रकार होते हैं, जैसे कि पवन जा रही है तो ये समकोण पर बनते हैं। तो समकोण पर बने बालका स्तूप जो कहलाते हैं वो कौन से बालका स्तूप होते हैं, अनुप्रस्थ। ये बालका स्तूप बीकानेर, हनुमानगढ़, अपने रावतसर और सूरतगढ़, गंगानगर वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। क्लियर। नेक्स्ट तीसरे पॉइंट पर हम बात करें, बरखान। ये थी अपनी अनुदैर्घ्य। बरखान के
बारे में बात करें दोस्तों, तो यह जो बाल का स्तूप है वो कैसे होते हैं? अर्ध चंद्राकार बाल का स्तूप क्या कहलाते हैं? बरखान कहलाते हैं। अर्ध चंद्राकार बाल का स्तूप क्या कहलाते हैं दोस्तों? बरखान कहलाते हैं। जैसे कि उल्टे कटोरे के समान या आधे चंदे के समान बने बाल का स्तूप क्या कहलाते हैं? बरखान। क्लियर? यहां से अगले पॉइंट पर हम बात करें दोस्तों, 3 पॉइंट हो गए। चौथा पॉइंट है अपना सब्र काफिज बाल का स्तूप कैसे होते हैं? तो सब्र काफिज बाल का स्तूपों के बारे में बात करते हैं। देखिए सब्र काफिज, तो दोस्तों सब्र काफिज जो बाल का स्तूप है वो अपने झाड़ियों के सहारे बने बाल का स्तूप। जैसे कि कोई मिट्टी का टीला उड़ रहा है, इधर जैसे कि क्या आ रही है? हवा चल रही है और हवा के साथ क्या आ रही है? मिट्टी। तो ये झाड़ी आ गई इधर, तो अपनी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? झाड़ियों के सहारे बने वाल का स्तूप क्या कहलाते हैं? सब्र काफिज वाल का स्तूप कहलाते हैं। बरखान में पवनों की दिशा, ओके ग्रीस आमेठा जी, बरखान में जो बात करें हम, ज्यादातर जो बरखान की दिशा होती है वो अपने पश्चिम से पूर्व की तरफ चलती है। और यस अगेन, ओके ब्लू मार्कर, यस और यस। तो दोस्तों यहां हम बात करते हैं, देखिए अपने जो बरखान है, जैसे कि हमने बात कर ली अर्ध चंद्र का आकार है, मोहनगढ़ जैसलमेर में, बालेरी चूरू में, सूरतगढ़ में इधर पाए जाते कौन से? बरखान बाल का स्तूप। यहाँ से सब्र काफिज के बारे में हम बात कर रहे थे। सब्र काफिज बाल का स्तूप झाड़ियों के सहारे या झाड़ियों के एक और बने बाल का स्तूप क्या कहलाते हैं? सब्र काफिज कहलाते हैं दोस्तों। और ये भी जो बाल का स्तूप होते हैं अधिकांश से अपने पश्चिम मरुस्थलीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अपन पैराबोलिक बाल का स्तूप। तो ये जो बाल का स्तूप होते हैं पैराबोलिक, इनके संदर्भ में हम बात करें तो पैराबोलिक बाल का स्तूप वनस्पति योग से या वनस्पति, जैसे कि दोस्तों ये हवाएं चल रही हैं इस प्रकार, अब यहाँ झाड़ियां हैं मरुस्थलीय प्रदेश में और ये झाड़ियां लगातार है और कोई मिट्टी का टीला उड़ के आया, तो यहाँ पर जब उड़ के आएगा तो ऐसे जाएगा, तो ये अपनी भाई ये जो है अपनी झाड़ियां हैं, यहाँ पर कुछ मिट्टी गिर जाती है। तो इस प्रकार जो वनस्पति योग से बने मिट्टी के टीले होते हैं वो क्या कहलाते हैं अपने दोस्तों? पैराबोलिक वाल का स्तूप कहलाते हैं, जो अधिकांश से अपने अधिकांश क्षेत्र में पाए जाते हैं, अधिकांश से क्षेत्र में पाए जाते हैं। क्लियर? बरखान में पवनों की दिशा का ढाल उल्टा होता है, ये अवतल, बिल्कुल। देखिए बरखान की दिशा में जो बरखान, आप गिरीश आमेठा जी जो पूछ रहे हैं, बरखान वाल का स्तूपों में जो पवन ये वायु भंवर बनता है अंदर की ओर। क्या बनता है? वायु भंवर बनता है अंदर की ओर। क्लियर? यस। और मैं इनकी डेफिनेशन आपको देता हूं आगे। गिरीश जी, पैराबोलिक, यस देखिए पैराबोलिक वाल का स्तूप वनस्पति योग से, जैसे कि ये झाड़ियां हैं और जब मिट्टी का टीला उड़ के आया कोई और ये झाड़ियां लगातार है, तो इन झाड़ियों से वो मिट्टी का टीला टकराता है, तो इस प्रकार क्या बन जाते हैं? वाल का स्तूप बन जाते हैं, टीले लगातार बनते, वो कहलाता है पैराबोलिक। ओके यस। आगे हम बात करते हैं नेटवर्क तारा, धोरे, हरियाण, पाटरन, लाया और कारवा के बारे में हम बात करेंगे। तो नेटवर्क बाल का स्तूप, नेटवर्क बाल का स्तूप
देखिए नेटवर्क वाल का स्तूप क्या होते हैं, तो दोस्तों दूर दूर तक फैले वाल का स्तूप, दूर दूर तक फैले वाल का स्तूप क्या कहलाते हैं, नेटवर्क कहलाते हैं। और यह जो दूर दूर तक, जैसे कैसे, तो हरियाणा से अपने राजस्थान में, हरियाणा से अपने राजस्थान पाकिस्तान में ऐसे वाल का स्तूप जो नेटवर्क के समान, नेटवर्क भी तो भाई दूर दूर तक फैला होता है, अब वो जरूरी नहीं है कि वाईफाई नेटवर्क है, ठीक है, नेटवर्क के समान फैले वाल का स्तूप, दूर दूर तक फैले वाल का स्तूप क्या कहलाते हैं, नेटवर्क कहलाते हैं। यस, थैंक यू। नेक्स्ट हम बात करें नेटवर्क वाल का स्तूप के बाद धुरे। धोरे क्या होते हैं, बड़े बड़े मिट्टी के टीलों को स्थानीय भाषा में धोरे कहा जाता है। बड़े बड़े मिट्टी के टीलों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है, धोरे कहा जाता है। क्लियर? तो यहाँ तक सारे मैंने पॉइंट डेफिनेशन दी है, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, उसके बाद मैं आगे पॉइंटों पर बात करता हूँ। यस, रिंकू देसवाल सर, जय श्री कृष्णा, स्वागत है आपका क्लास में। यस, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। वाल का स्तूप, मिट्टी की टीले, 7 पॉइंट हमने पढ़ लिए हैं। आगे हम चलते हैं इसी टॉपिक को लेकर। ओके, यस दोस्तों, हम यहाँ से बात करते हैं अगले पॉइंटों पर। जैसे कि हमने दोहरे पढ़ लिए, अब हम बात करते हैं धरियान क्या है। तो धरियान जो बाल का स्तूप है अपनी, धरियान, तो दोस्तों एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होने वाले, या हम कह सकते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति करने वाले वाल का स्तूप, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति करने वाले वाल का स्तूप। अब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएंगे तो क्या नाम हो जाएगा, स्थानांतरण वाल का स्तूप। और गति करेंगे तो कैसे हो जाएंगे, गतिशील वाल का स्तूप दोस्तों। क्लियर? तो ये है अपने धरियान के प्रकार, जो वाल का स्तूप है धरियान का प्रकार है। इसके बाद हम बात करते हैं अपने जो अवरोधी वाल का स्तूप। अवरोधी वाल का स्तूप क्या होता है, अवरोधी वाल का स्तूप किसी भी अवरोध से बने वाल का स्तूप। अरे किसी कैसे, या झाड़ी हो, या पर्वत हो, या वृक्ष हो, या फिर वो चट्टान हो, किसी से भी अवरोध आकर जो बनता है वाल का स्तूप, वो क्या कहलाता है दोस्तों, अवरोधी वाल का स्तूप कहलाता है। और ये कहाँ पाया जाता है, अपना पुष्कर, बूढ़ा पुष्कर, अपने नाग पहाड़ियां, या फिर अपने सीकर वाले क्षेत्र में यह वाल का स्तूप क्या है, पाए जाते हैं। क्लियर? यहां से हम बात करते हैं तारा बाल का स्तूप। ऐसे बाल का स्तूप जिनकी शाखाएं दूर दूर तक फैली हो, दूर दूर तक, जैसे कि तारे की शाखाएं फैली होती हैं दूर दूर तक, तारे की शाखाएं भी फैली होती हैं। जो स्टार होता है उसकी शाखाएं देखिए 1 2 3, ऐसे जो फैला होता है वो क्या कहलाता है, तारा वाल का स्तूप कहलाता है, जिनकी शाखाएं दूर दूर तक फैली हो, या जिनकी जो कोर है वो क्या है, थोड़ी लंबी, क्या कहलाता है, तारा वाल का स्तूप कहलाता है। क्लियर दोस्तों? यहां से हम बात करें, अगला वाल का स्तूप है सीप या सीप। सीप क्या है, तो देखिए सीप जो बाल का स्तूप है वो अपने बिल्कुल ऐसे होता है, जीव की आकृति का होता है, इस प्रकार। अब कुछ वाल का स्तूप तो मैंने ऐसे बताया, अब अपनी जो जीव होती है उसकी आकृति का होता है
और इस प्रकार ढलान में होता है, तो ये कैसा बाल का स्तूप कहलाता है? सीप बाल का स्तूप कहलाता है। वीडियो इज ब्रेक। यस, सीप हो गया अपना कंप्लीट। यहाँ से हम दोस्तों और बात करते हैं वाल का स्तूप से संबंधित आपके कोई भी पॉइंट हो तो आप पूछ सकते हो। अब मैं यहाँ से आगे बात कर रहा हूँ इसी क्षेत्र में पढ़ने वाली और विशेषताओं के बारे में कि क्या क्या अपनी विशेषताएं पाई जाती है। तो सीप कंप्लीट, तारा, अवरोधी और धरिया। क्लियर? यस, ओके। स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्लास है आपकी कितनी बजे? यस, तारा, सीप, ये सीप वाला मैं ऊपर लिख देता हूं। जीव की आकृति के बने वाल का स्तूप। ओके, ये हो गया अपना कंप्लीट। ठीक है ना? आगे हम कल बात करेंगे। और किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है यहाँ से तो आप पूछ सकते हो। यस, यहाँ से आगे हम कल बात करेंगे। अभी अपना शुष्क प्रदेश ही चलेगा और शुष्क प्रदेश में हम बात करेंगे वाल का स्तूप। मुक्त प्रदेश और युक्त प्रदेश में ही बात करेंगे और फिर उसके बाद पढ़ेंगे हम अर्ध शुष्क प्रदेश। क्लियर? तो दोस्तों आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ सकते हो। बाकी तो आपको पता ही है, अगर आज टेक्निकल प्रॉब्लम अच्छी हुई है और आपको अच्छा लगा पढ़ने में तो एक बार दबा दीजिए लाइक, सब्सक्राइब एंड वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिससे कि मैं और भी आपको अच्छा बेटर पढ़ा सकूं और अपनी टेक्निकल टीम भी बहुत अच्छे से प्रयास करे। थैंक यू, धन्यवाद सभी को। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।